लेबनान की तायरे सिटी में धुआं छाया हुआ है। तो तायरे को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, पिछले कई घंटों से लगातार यहां पर इस ऑपरेशन के तहत तस्वीरें सामने आई कि कैसे इजराइल लेबनान में अब एक बार फिर से भीषण तबाही मचाते हुए तायरे को अपने टारगेट पर ले चुका है। और ये लेबनान की तायरे सिटी की ही तस्वीर आपके सामने। और लेबनान से एक और बड़ी खबर। लेबनान में बमबारी का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इजरायली स्ट्राइक से कैसे भारी नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीर आप देखिए, लेबनान में जो इजरायल एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक की गई, इसके बाद ये गाड़ियां आपको जलती नजर आ रही है। भारी नुकसान हुआ है लेबनान में लगातार बीते 24 घंटे की बात करें, कई इलाकों में, कई शहरों में एक साथ बड़े हवाई हमलों को अंजाम दिया गया। उनमें से एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दक्षिण लेबनान में ही भारी तबाही को लेकर खबर यह कि अब आईडीएफ ने एक बार फिर से रिहायशी इलाकों में हमलों को अंजाम दिया है और आईडीएफ की स्ट्राइक में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। और देखिए, एक और बड़ी खबर है। लेबनान में सीरियल अटैक के बाद कैसे महाविध्वंस मचा हुआ है, यह आपको बताते हैं। कैसे लेबनान में बड़ी तबाही बीते 48 घंटे से मची हुई है, यह आपके सामने। 48 घंटे से तबाही कहां पर हुई है, इजराइल की एयर स्ट्राइक, कहां पर हमले हुए, यह आप देख पा रहे। बेरूत लेबनान की राजधानी में, इसके अलावा बेका, तायरे और सिडोन में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। हालांकि इस बीच टारगेट कौन कौन सी जगह है ये देख लीजिए। 48 घंटे में मची तबाही के तहत खबर ये सामने आई कि इजराइल की स्ट्राइक में मारून अल रास और आयत अल शाब को टारगेट किया गया है। और आपको ये बता दें कि ये हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, हिजबुल्लाह कमांड सेंटर हैं, हिजबुल्लाह की वो सुरंग है जिसे लगातार इजराइल एयर स्ट्राइक्स के जरिए टारगेट करता आ रहा है। हथियार डिपो के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर सेंटर्स को भी टारगेट किया गया है। अब आप देखिए हुआ क्या है। बीते 48 घंटे में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए जो हमले किए गए आईडीएफ की तरफ से लेबनान में। लेबनान के कई शहरों में बहुत बड़ी तबाही मची है। हिजबुल्लाह के जो हथियार डिपो है उनको ध्वस्त कर दिया गया। और देखिए, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनका सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन करवा दे। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद स्टूडियो में। एयर कमोडोर एसपी सिंह सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। महेश सचदेवा सर जो पूर्व राजदूत है हमारे साथ मौजूद है। और सुमित चौधरी जो कि कुछ वक्त पहले लेबनान से वापस लौटे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुमित, क्या आपको जानकारी मिल रही है वॉर जोन में क्या हो रहा है? क्योंकि बीते 48 घंटे में हम देखें जो खबर आ रही है वो तो यह बतला रही है कि अगर आईडीएफ की तरफ से हमले किए जा रहे हैं लेबनान में, तो हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार तेल अवीव पर हमले कर रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने करना बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि लगातार अब हो ये रहा है कि भले ही इजराइल को लगातार साउथ लेबनान के अंदर दाहिया के यानी बेरूत के आसपास के इलाकों में बढ़त मिल रही हो, वो लगातार उनके इलाकों को टारगेट कर रहा हो, लेकिन प्रतिदिन यानी हर रोज करीबन 5 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स इजराइल पर भी किए जा रहे हैं। और इजराइल इसी को लेकर ज्यादा चिंतित है, क्योंकि ड्रोन अटैक का मैकेनिज्म या फिर उसके काउंटर मेजर्स अभी भी डिप्लॉय नहीं कर पाया है, उसको रोक नहीं पा रहा है इजराइल। और यही वजह है कि देखिए लगातार बड़े एक्शन की कोशिश की जा रही है। अभी बताया जा रहा है कि कल भी इजराइल की तरफ से कई सर्विलेंस ड्रोन खासतौर पर बेरूत और उसके आसपास देखे गए और बहुत लो फ्लाई करते हुए देखे गए। इसका मकसद ये था कि ना सिर्फ वो ये पता लगा सके कि आखिरकार कौन कौन सी जगह अभी भी बेरूत यानी दाहिया के आसपास के इलाकों में एक्टिव है, और ये भी कि आखिरकार ये अटैक्स कहां से इनिशिएट किए जा रहे हैं। तो अभी भी इजराइल के लिए एक चुनौती जरूर है कि हिजबुल्लाह भले ही उन्होंने उनके कमांडर्स को मार गिराया हो, उनकी क्षमताओं को बहुत ज्यादा हद तक कम कर दिया हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अभी भी अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हैं। तो इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अभी उन अटैक्स को, उन बचे हुए आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो को लगातार बर्बाद करे, ताकि कम से कम ये अटैक्स उसके ऊपर आने से रुक सके। बिल्कुल, और ये तो स्ट्रैटेजी सुमित हमने गाजा में भी देखी है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम देते हुए आज भी ये बयान सामने आ रहा है कि गाजा में भी कंट्रोल कितना जरूरी है। हम सवाल ये करते थे कि खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतों में आखिर क्यों अटैक किया जा रहा है, इससे क्या हासिल किया जा रहा है, क्योंकि गाजा में आईडीएफ की भीषण बमबारी को लेकर
जिस तरीके से आज खबरें आ रही हैं, गाजा हमले में ही 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आज भी है, 50 से ज्यादा बच्चों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। तो लगातार इजराइल जिस तरीके से ऑपरेशन हर फ्रंट पर अंजाम दे रहा है, आज की बड़ी खबरें अभी तक आप देख रहे थे लेबनान फ्रंट पर इजराइल के हमले को लेकर, अब यह खबर है गाजा में जिस तरीके से ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और गाजा में भी जिस तरीके से पूरे तरीके से ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, बावजूद इसके इस पूरे एरिया पर कंट्रोल और अभी भी किए जा रहे हमलों के तहत खबर यह है कि गाजा में आईडीएफ भीषण बमबारी को अंजाम दे रही है। तो गाजा के हालात हमने आपको बताया, लेकिन इस बीच बात करें लेबनान के उत्तर पूर्व लेबनान में भी इस वक्त भारी तबाही है। हमले में 24 घंटे में 45 लोग मारे गए आईडीएफ की तरफ से। लगातार लेबनान के अलग अलग इलाकों में और रिहायशी इलाके भी नहीं इस वक्त बख्शे जा रहे जो इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है। बीते 24 घंटे में 45 लोग मारे गए हैं। जो खबर सामने आ रही, जो गाजा का हाल था, जिस तरह से वहां पर आम लोगों की मौत हो रही थी, वैसा ही रिलेंटलेस इस वक्त जो इजराइल है वो लेबनान पर भी नजर आ रहा है। 24 घंटे में 45 लोगों की मौत। तो इजरायली बमबारी में तबाही को लेकर हर फ्रंट से आ रही खबरों के बीच ही इंफॉर्मेशन वॉल पर अब ये डिटेल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उसमें आंकड़ों के तौर पर यह इंफॉर्मेशन गाजा के बारे में आपके सामने, जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 43,000 से ज्यादा लोग अभी तक ऑपरेशन में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि लेबनान को लेकर भी आंकड़े सामने हैं। करुणा, बिल्कुल, देखिए लेबनान में अगर अभी तक की बात करें, जब से युद्ध छिड़ा है कितनी मौतें हुई हैं? 2897 मौतें अभी तक हो गई यहां पर आम लोगों की। और घायल कितने हुए हैं? 13,150 लोग घायल हुए। ये दुर्दशा है, जब युद्ध होता है तो कैसे आम लोग भी शिकार होते हैं। लेकिन चतुर्वेदी सर, अब ये समझाइए कि इजराइल किस स्ट्रैटेजी के तहत अभी फिलहाल इन एरियाज को टारगेट कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हम यही सवाल कर रहे थे ना कि ग्राउंड ऑपरेशंस की शुरुआत में ये टेरेन जितनी डिफिकल्ट हो सकती है उसमें चैलेंजेस इजराइल को भी हो सकते हैं, लेकिन इजराइल हकीकत में दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है, सिर्फ सीमित दायरे में उसके ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं चल रहे। चतुर्वेदी सर, अभी इजराइल की जो मेन मुद्दा है और लक्ष्य है आज के दिन, वो एक तो लीडरशिप को ख़त्म करना, दोनों हमास का भी और हिजबुल्लाह का भी, और दूसरा है कि वॉर वेजिंग कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करना। वॉर वेजिंग कैपेबिलिटीज़ में एक मनोबल भी पार्ट आता है जो कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कुछ मानवीय मूल्यों की हानि जरूर होती है, और उसमें जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ होती हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वैसे इलाके हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ, या तो कोई हेडक्वार्टर होगा हिजबुल्लाह का, या कोई वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, कम्युनिकेशन सेंटर होगा, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है, और उसमें सिविलियन कैजुअल्टीज होती हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन होता है। नहीं, लेकिन चतुर्वेदी सर, ये जो आप बता रहे हैं इसमें कई बार ऐसा होता है, जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, जो इजरायली प्रोपेगेंडा, वो भी तो सामने आता है। हमने गाजा में देखा, वहां पर बताया गया कि हमास का ठिकाना है, बमबारी कर दी, मासूम मारे गए। क्या वैसे ही आपको नहीं लग रहा कि लेबनान में भी हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेबनान में भी होगा, लेकिन ये कारण दूसरा है जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें वहाँ पे हिजबुल्लाह के जरूर कोई ना कोई एलिमेंट उन बिल्डिंग्स में होगा जिसको वो टारगेट करते हैं, और जब वो बिल्डिंग के ऊपर बमबारी होती है तो जो निर्दोष हैं, निहत्ते हैं, जो सिविलियन हैं, वो जरूर मारे जाते हैं, और ये कोलेटरल डैमेज कहला सकती है। दैट इज व्हाट वी कैन से। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। कफाक इलाके में इजराइल डिफेंस फोर्स पर हमला हुआ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस का हमले का दावा। इजरायली सेना की मीटिंग को निशाना बनाया गया। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, कफाक इलाके में आईडीएफ पर हमला हुआ, इजराइल डिफेंस फोर्स पर हमला, इस्लामिक रेजिस्टेंस का हमले का दावा है। इजरायली सेना की बैठक को निशाना बनाया गया इस हमले में। बड़ी खबर है गाजा के लिए यमन में हो रहे बड़े प्रदर्शन को लेकर, जहां राजधानी सना में ही हथियारों के साथ प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो सना में हथियारों के साथ प्रदर्शन की एक बार फिर से तस्वीर आ रही है सामने, जहां गाजा में चलाए गए ऑपरेशन का विरोध जताया जा रहा है, और ये गाजा के लिए यमन में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है।
सिंह सर, अब सवाल इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरीके से दोनों फ्रंट पर इजराइल स्ट्रैटेजी के तहत हमलों को अंजाम देता आया है, सिविलियन लॉस की तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन मोटिव जो है इजराइल का, उसके तहत वो गाजा में दावा कर रहा है कि कंट्रोल वो बहुत हद तक पा चुका है। अब क्या हिजबुल्लाह के गढ़ में भी ये माना जाए कि कंट्रोल इस लिहाज से उसके हाथ में है, जहां वो उसके टनल नेटवर्क में उसके सारे वेपन स्टोर्स को तबाह करने की अब तस्वीरें सामने रख रहा है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे पहले देखिए इजराइल की ताकत क्या है। इजराइल की ताकत है एयर अटैक्स, राइट, जिसकी अपोजिशन ना तो गाजा में है ना हिजबुल्लाह के पास है। उनके पास बहुत ही लिमिटेड डिफेंस कैपेबिलिटी है। तो इजराइल अपनी इस ताकत को पूरी तरह से यूज़ करेगा और उसको एक्सप्लॉइट करेगा कि उनके मिलिट्री टारगेट्स को, जैसे जनरल साहब ने बताया कि जो उनकी वॉर वेजिंग पोटेंशियल है जो इजराइल के अगेंस्ट यूज़ होती है, जैसे रॉकेट उनके स्टोरेज एरिया हैं या वेपन स्टोरेज एरिया हैं, उस पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और ये बिल्कुल नॉर्मल है कि जब ऐसी चीज़ें सिविलियन इलाके में, जहाँ पर ये इनके स्टोरेज होती है या जहाँ पर इनके सेंटर होते हैं, कम्युनिकेशन सेंटर, कमांड कंट्रोल सेंटर, उसमें आसपास सिविलियन पॉपुलेशन ज़रूर होती है और वो कोलैटरल डैमेज होनी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद इजराइल का जो एम है वो है इनकी वॉर वेजिंग पोटेंशियल को ख़त्म करना। जो ईरान से सपोर्ट आ रही है उसको ख़त्म करके धीरे धीरे उनको नेस्तनाबूद कर देगा। जैसे उसने गाजा में किया, ऐसा ही हिजबुल्लाह के साथ होगा। बिल्कुल सिंह सर, तो जैसा गाजा में किया गया वैसा ही हाल इस वक्त लेबनान में भी नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट दागे गए उसका वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह भी अपनी तरफ से कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा आईडीएफ को नुकसान पहुंचाने के लिए, इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेबनान से जो रॉकेट दागे गए तेल अवीव पहुंचे हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहे। हिजबुल्लाह का दावा तेल अवीव में इससे भारी नुकसान हुआ और ये वीडियो भी सामने आया, यानी कि इससे समझा जा सकता है कि जो इजरायली डिफेंस सिस्टम है क्या, क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या वो नाकाम साबित हुआ। कई लेयर्स का सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है, तैनात किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर तेल अवीव तक ये रॉकेट पहुंच रहा और ये धमाका हो रहा है तो अपने आप में कई गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तेल अवीव को टारगेट किया गया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे उसमें यह जानिए कि किस तरीके से इजराइल पर संभावित अटैक को लेकर यह खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि ईरान कर रहा है बड़े हमले की तैयारी और यह दावा अमेरिका कर रहा है। आने वाले दिनों में ईरान हमला करेगा और अमेरिका की ये जो खुफिया रिपोर्ट है इसके हवाले से फिलहाल दावे क्या किए जा रहे हैं, उसी आधार पर एक्सपर्ट से भी होगा सवाल। लेकिन अब लगातार आ रही रिपोर्ट्स के बीच एक बार फिर से दावा ये कि ईरान हमले के लिए तैयार है, टारगेट पर होगा इजराइल और आने वाले दिनों में बड़े हमले को अंजाम दिया जाएगा। तो देखिए, इजराइल पर हमला होकर रहेगा। अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट सामने आई, ईरान हमला करेगा। दावा क्या है इस रिपोर्ट में, याद जानिए। इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी में इस वक्त ईरान है। कुछ दिनों के अंदर हो सकता है बहुत बड़ा हमला। हालांकि तारीख इंपॉर्टेंट है और सचदेव सर सवाल इस लिहाज से आपसे होगा क्योंकि अमेरिकी चुनाव की तारीख को देखते हुए 5 नवंबर से पहले ईरानी हमला मुमकिन बताया जा रहा है और ये अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसी के तहत ये भी समझना जरूरी है करुणा कि आखिर अगर हमला होगा तो होगा कैसे। बिल्कुल, ये बता दें आपको फटाफट कैसे हमला हो सकता है। निर्णायक और दर्दनाक जवाब देने की तैयारी में है इस वक्त ईरान। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की योजना, आयतुल्ला खामनी ने हमले के प्लान को हरी झंडी दी है। अब अटैक क्यों किया जाएगा ये भी आप समझिए सुरभि। हालांकि इसमें सचदेव सर आप ही से कमेंट इस लिहाज से भी जानना चाहूंगी क्योंकि 5 नवंबर की तारीख जिस तरीके से बार बार स्पेक्यूलेट की जा रही है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अब इजरायली हमले का बदला ईरान लेगा, दावे कई दिनों से किए जा रहे हैं। सेना प्रमुख का यह बयान इंपॉर्टेंट है सर, जहां इजराइल ने हमला कर गलती की, इजराइल को उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। सचदेव साहब जी, मेरा विचार इसमें कुछ भिन्न है। मेरे ख्याल से ईरान ये हिसाब लगाएगा कि इस हमले की अमेरिका के वोटिंग पर क्या असर पड़ेगा। अगर इस हमले से इजराइल को खासा नुकसान होता है तो मेरे ख्याल से ट्रंप के जो समर्थक हैं उनको ये ज़्यादा प्रभावित करेगा और ट्रंप साहब को ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो मैं जो ऐसा ईरान नहीं चाहता क्योंकि ट्रंप की पिछली टर्म में ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, न्यूक्लियर डील को कैंसिल किया गया था और ईरान की आर्थिक और राजनीतिक हालत काफ़ी खस्ता हुई थी। मैक्सिमम प्रेशर की राजनीति
ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी, तो वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगा जिससे कि ट्रंप साहब को चुनाव में मदद मिले। और इसके इस कारण से मेरे हिसाब से ये 5 तारीख के चुनाव का नतीजा देखेगा, और अगर फिर भी लगता है कि ट्रंप आने वाले हैं तब इसको हमला करने की 20 जनवरी से पहले कोशिश होगी, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद हमला करने पर काफ़ी खामियाजा भुगतने की आसार हो जाएंगे। ठीक है विके चतुर्वेदी सर, सवाल मेरा आपसे, देखिए अब अगर 5 नवंबर की बात करें, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 2-3 दिन का ही वक्त बचा हुआ है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि क्या जो हमला है वो 5 नवंबर से पहले संभावित है, या फिर जो सचदेवा सर बोल रहे हैं कुछ वैसा हो सकता है ताकि ट्रंप को इसका फायदा ना हो, हमला 5 नवंबर के बाद होगा, क्योंकि राइट ऑफ रिटेलिएशन इस वक्त ईरान के पास है। 26 अक्टूबर को इजराइल ने हमला किया था ईरान पर। करुणा, इस तरह के जो हमले होते हैं, बमबारी होती है, उसका लक्ष्य बिल्कुल सही क्लियर कट होगा, हमको कुछ उससे हासिल होना चाहिए। एक बिना केवल कि उसने मेरे ऊपर बमबारी की तो मैं उसके ऊपर बमबारी कर दूं, ये लक्ष्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल एरियाज हैं जहां पे ये उसके इंडिकेशंस हैं, उसके मालूम है बिल्कुल पूरी तरह से कि यहाँ पर इनका वॉर रूम है या इसका कोई बहुत हाई सेंसिटिव एरियाज हैं, उनको मालूम है और वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो वो शायद करेगा। नहीं तो वे बिना किसी लक्ष्य के केवल बमबारी करना मैं नहीं समझता ईरान करेगा। जो भी कुछ 2000 ईरान के नॉट एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विध्वंस कर दे इजराइल का, उसकी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है। और अगर वो नहीं कर सकता तो वो पक्का तैयार रहना पड़ेगा कि वो इजराइल भी उनके ऊपर, और इस बार मिलिट्री टारगेट्स के बियॉन्ड भी जा सकता है। लास्ट टाइम उसने केवल मिलिट्री टारगेट्स लिए थे, इस बार हो सकता है कमर्शियल टारगेट्स भी ले और हो सकता है न्यूक्लियर पे भी हमला करे। तो उस सब का उसको डर होगा, वो कोई एक रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल से इस वक्त शायद हमला नहीं करेगा। बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं सर, लेकिन हकीकत ये है कि फिलहाल जिस तरीके से ऑपरेशंस को इन फ्रंट्स पर अंजाम दिया जा रहा है, रिपोर्ट्स के आधार पर इजराइल की स्ट्रैटेजी को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि लेबनान के दूर दराज इलाकों में बमबारी को लेकर भी खबर है। एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग्स कैसे तबाह हुई हैं, उसकी लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, और ये एक बार फिर से हिजबुल्लाह के वो ठिकाने हैं जहां पर हवाई हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो एयर स्ट्राइक में लगातार हमलों को किस तरीके से अंजाम देने के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ हो रहा है कि कैसे दावा ये किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ये वो ठिकाने हैं जो एक बार फिर से लेबनान के दूर दराज के इलाकों में भी आईडीएफ के निशाने पर है, और वहीं पर फिलहाल ये स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। और देखिए, जवाबी हमले की आशंका के बीच इजराइल की बहुत बड़ी जंगी तैयारी। इजराइल ने संवेदनशील जगहों की सुरक्षा में इजाफा किया है। एयरबेस, सैन्य अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई, रेडी टू अटैक मोड में एयर डिफेंस सिस्टम को रखा गया। तो ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं इजराइल की तरफ से जो तैयारी। और आपको याद होगा इससे पहले 26 अक्टूबर को जो इजराइल ने हमला किया था, ईरान के ऊपर अलग अलग 10 ठिकानों पर हमला किया गया था, तब फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था। और एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे, चाहे वो मिसाइल पावर हो, रॉकेट पावर हो, या फिर एयर पावर, जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त इजराइल को एक एज देती है, उसके फाइटर जेट्स के जरिए वो तैयारी इस वक्त आपके सामने, रेडी टू अटैक मोड में इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम। और चलिए अब आपको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की जुड़ी बड़ी जानकारी बताते हैं कि आखिर इससे जुड़ी बड़ी जानकारी क्या, और इसके लिए सीधा रुख करते हैं सुरभि के पास। सुरभि, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किसी भी वक्त, ये इसलिए भी सवाल क्योंकि इजराइल पर हमले की ईरान की तैयारियों को लेकर लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। हमला किस पर होगा? इजराइल पर होगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लेकर खबर यह कि 1 अक्टूबर से भी बड़े हमले की ये तैयारी मानी जा रही है। इजराइल पर अचानक बड़ा हमला भी मुमकिन बताया जा रहा है, और संभावित हमले कहां कहां पर होंगे। सुमित, इसको लेकर एक इनपुट आपसे भी चाहूंगी, क्योंकि सैन्य बेस, एयरबेस, वीवीआईपी ठिकाने, पीएम आवास, गैस स्टेशन, तेल डिपो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और इसी के तहत एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के बारे में भी रख रही हूं, क्योंकि 1 अक्टूबर को जिस तरीके से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 को लेकर खबर आई थी, इजराइल पर मिसाइल से धुआंधार अटैक को अंजाम दिया गया था और टारगेट पर तेल अवीव था। कई शहर इसकी तेल अवीव के साथ चपेट में आए थे। सुमित, देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि ईरान का जो मेन टारगेट होगा वो सीधे तौर पर तेल अवीव होगा। ईरान ये बड़ा मैसेज देना चाहता है
कि हम भी तेल अवीव तक पहुंच सकते हैं अगर आप तेहरान के आसपास के इलाकों में IRGC के हेडक्वार्टर्स में अटैक कर सकते हैं। दूसरा, उनका जो सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है वो है मोसाद। आपने देखा कि मोसाद के हेडक्वार्टर्स के आसपास भी लगातार उन्होंने कई जगहों पर टारगेट करने की कोशिश की। लगातार वो हर बार जब भी मिसाइल दागते हैं तो उनका मेन टारगेट हमेशा एक लोकेशन जरूर मोसाद के हेडक्वार्टर्स के आसपास जरूर होती है। तो निश्चित तौर पर ईरान इन सभी पॉसिबिलिटीज पे काम कर रहा है। लेकिन एक और बात है जो हमको देखनी चाहिए, वो ये कि लगातार अगर ईरान ये कह रहा है कि वो 5 तारीख तक या 5 तारीख को अटैक करेगा और इसके बाद इजराइल की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि हम भी तैयारी कर रहे हैं 5 तारीख को लेकर अपने डिफेंसिव ऑपरेशन से और साथ साथ अपने ऑफेंसिव मैकेनिज्म को डिप्लॉय करने की, तो निश्चित तौर पर ये इजराइल भी जानता है कि ईरान भी अब तैयारियां कर रहा है। अब वो कब करेगा, 5 तारीख को करता है, 5 तारीख के बाद करता है, लेकिन ये जरूर है कि ईरान पर इतना प्रेशर है कि उसके लिए ये जवाब देना उसकी मजबूरी बन गया है। मजबूरी और तैयारियां दोनों तरफ है। होगा क्या, क्योंकि हालात बहुत विध्वंसक नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर संभावित अटैक पर अमेरिका अलर्ट है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैनात किए B-52 बॉम्बर्स। बैलिस्टिक मिसाइल की भी तैनाती करेगा अमेरिका। ईरान को जैसे को तैसा वाला जवाब मिलेगा। अमेरिका ने भी वार्न कर दिया है, यानी अगर ईरान ने अटैक किया इजराइल पर तो अमेरिका भी इसका जवाब देगा। इसको लेकर तैनाती की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की गई है, यानी ना सिर्फ तैयारियां इजराइल कर रहा है बल्कि अमेरिका भी उसके साथ खड़ा है और वो भी लगातार उसके सपोर्ट में तैनाती को अंजाम दे रहा है। तो मिडिल ईस्ट में महाविनाशक हालात साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। महायुद्ध के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। इजराइल पर संभावित अटैक पर अमेरिका एक्टिव हो गया है। मिडिल ईस्ट में B-52 बम वर्षक विमान को तैनात किया गया है। हालांकि टैंकर विमान तैनात करने का ये आदेश जो दिया गया है, सिंह सर सवाल आपसे होगा क्योंकि नौसेना विध्वंसक की तैनाती के भी आदेश को लेकर खबर आई है और इस बीच पेंटागन प्रवक्ता रॉयडर का ये बयान सामने आया है। ईरान के संभावित एक्शन पर नजर है, इजराइल के साथ हैं और पूरी मदद जरूर करेंगे। ईरान इजराइल पर हमले की कोशिश ना करे क्योंकि अगर हमला हुआ तो परिणाम भुगतना होगा। अब खास बात यहां पर समझाते हैं। खास बात क्या है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। मिसाइल अटैक से बचने के लिए इजराइल में जो था डिफेंस सिस्टम है उसको तैनात किया गया। और देखिए सिंह सर, आपसे ही सवाल है कि जो अब आपको हालात नजर आ रहे, एक तरफ अमेरिका तो यह बोल रहा है कि इजराइल हमला ना करे, वहां पर बातचीत की सीजफायर की कोशिश में लगा हुआ, और दूसरी तरफ अमेरिका वार्न कर रहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो उसका बचना मुश्किल है। देखिए, दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं। हाँ, पीस की कोशिश जरूर जारी रहेगी ताकि ऐसे हमले ना हो और ये युद्ध का स्तर और ऊंचा ना जाए, नहीं तो बड़े देश इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस चलती रहेगी, कोशिश चलती रहेगी। लेकिन अगर ये कोशिश फेल हो जाती है तो उसमें ईरान के जो अपोजिशन के लिए एक ऐसी आपको वॉल खड़ी करनी है कि ईरान ऐसी हिम्मत ना कर पाए, जिसके लिए देखिए थर्ड सिस्टम जो लाया गया बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है डिफेंस, और वो जो है। सिंह सर, एक बात बताइए, अगर अमेरिका आ जाता है इजराइल के साथ खुले तौर पर ईरान के खिलाफ तो रूस को ही मजबूर होना पड़ेगा ईरान के साथ खड़े होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, रूस आ सकता है ईरान के साथ, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज रूस और यूक्रेन की जो वॉर है उसमें ईरान से बहुत मदद मिली है उनको। तो ऐसे मौके में ईरान जरूर उनको फोर्स करेगा कि वो भी आके उनकी मदद करें। तो ये जरूर होने वाला है। और लेवल जरूर इसी बात को, ताकि ये लेवल ऊंचा ना जाए और देश इन्वॉल्व ना हो, सुपर पावर्स इन्वॉल्व ना हो, इसलिए पीस टॉक्स की कोशिश जारी है। लेकिन अगर वो फेल हो जाती हैं तो डेफिनेटली जो अमेरिका है इजराइल के साथ खड़ा रहेगा और सपोर्ट करेगा। आप देखिए B-52 बॉम्बर जो है उसका डिप्लॉयमेंट बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि वो जो है मैसिव बॉम्बिंग के लिए सपोर्ट के लिए तैयार है। सर, ये इसलिए भी तो जरूरी है ना क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका के बेस को भी तो हर बार टारगेट किया जा रहा है, और अमेरिका के बेस को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उसी के तहत अमेरिका की ये डिप्लॉयमेंट्स और ये मूवमेंट्स को लेकर भी बड़े संकेत मिलते आए हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से फिलहाल लगातार इस वॉर फ्रंट से खबरें आ रही हैं उसमें हकीकत यह है कि लेबनान में IDF लगातार भीषण स्ट्राइक को अंजाम दे रहा है, और लेबनान में मस्जिद पर हमले का वीडियो सामने आया है और ये वही तस्वीर आपके सामने कि कैसे विस्फोट से मस्जिद को उड़ाने का दावा किया गया। हालात में अमेरिका
का एक्टिव होना और अमेरिका का इतना ज्यादा एग्रेसिव होना इसलिए भी जरूरी क्योंकि अभी तक ये खबरें आ चुकी हैं कि किस तरीके से अमेरिकी बेस को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका क्योंकि इजराइल का स्ट्रैटेजिकल पार्टनर है, इजराइल के लिए अमेरिकी मदद को लेकर भी बड़ी खबरें हैं, जहां B-52 बम वर्षक विमान की तैनाती को लेकर हम सवाल कर रहे थे। इंपॉर्टेंट यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में भी तैनात बताया जा रहा है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर वर्जीनिया की तैनाती को लेकर खबर है और इसमें यह इंपॉर्टेंट है जिसके आधार पर करुणा हम ये सवाल कर रहे हैं कि इजराइल के लिए अमेरिकी मदद मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए भी कितनी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर ईरान के प्रॉक्सीज भी है जो कि अलग अलग कंट्रीज में एक्टिव हैं। अब आप यहां पर आप देखिए कैरियर यूएसएस ट्रूमैन मौजूद है, 2 डिस्ट्रॉयर और क्रूजर युद्धपोत वहां पर मौजूद है, मिसाइल प्रहार करने वाले 3 युद्धपोत मौजूद हैं, 2 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत पहले से ही वहां पर तैनात किए जा चुके हैं। हालांकि 4 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की भी तैनाती को लेकर खबरें आई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर की ड्यूटी इजराइल के करीब लगाई गई है। ये लोकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए महेश सर, अब स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए अमेरिका का ये सहयोग जाहिर सी बात है इजराइल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए तो बहुत ज्यादा फ्रिजाइल सिचुएशन है। महेश सर जी, सिचुएशन फ्रिजाइल है और जैसा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दोनों देशों में, इजराइल में और अमेरिका में, वो भी काफ़ी उबल रहा है। उसको लेकर के ये जो डिप्लॉयमेंट किए गए हैं उनका अपना महत्व आता है। जो बाइडेन ये नहीं दिखाना चाहते कि 5 नवंबर से पहले उनके वोटर इस बारे में निराश हों कि इजराइल को पूरी तरह से मदद नहीं की जा रही। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम और अरब वोटर्स जो कि कई बैटल ग्राउंड स्टेट में काफ़ी बड़े नंबर में हैं, उनको किसी तरह की आपत्ति हो। वो डेमोक्रेटिक पार्टी को आमतौर पर वोट देते हैं, लेकिन इस बारे में वो थोड़े विमुख हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इजराइल को ये भरोसा दिया जाता है कि अमेरिका उसके साथ है, तो वो ऐसी किसी आपत्ति से जूझने के लिए कोई जल्दबाजी का कदम नहीं उठाएगा। ईरान को, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ये संदेश दिया जा रहा है कि पहली बात तो राजनीतिक तौर पर ये ट्रंप की मदद होगी तो ऐसा ना करें। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर हुआ तो B-52 जैसे आक्रामक बॉम्बर्स जो हैं वो रक्षात्मक नहीं हैं, वो आक्रामक हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा और उनसे काफ़ी न्नुकसान हो सकता है ईरान का। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इजराइल यूएस का एक एक्सियोस न्यूज़ साइट है, उस पर कहा गया है कि इराक में जो ईरान समर्थक शिया मिलिशिया हैं उनका इस्तेमाल ईरान एक प्रॉक्सीज के तौर पर इजराइल के ख़िलाफ़ रॉकेट अटैक करने में कर सकता है। ठीक है। और क्योंकि उससे ईरान को एक और प्रॉक्सी मिल जाएगा जो कि काफ़ी सशक्त है और ईरान को अपने देश पर के यानी हर तरीके से ईरान को सर रोकने के लिए जो ये तैयारी है वो अमेरिका की डिप्लॉयमेंट की नजर आ रही है। वीके चतुर्वेदी सर, इसी को लेकर सवाल आपसे है कि क्या अमेरिका ये पॉस्चरिंग, क्योंकि हमने देखा जब गाजा जंग की शुरुआत हुई उसके पहले ही मेडिटेरियन सी में तैनाती की गई और अब ईरान के खिलाफ जब जंग की आहट है तब बहुत बड़े लेवल पर पूरे मिडिल ईस्ट में तैनाती है। क्या ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी अमेरिका की तरफ से एक पॉस्चरिंग है कि ईरान बिल्कुल भी गलती ना करे इजराइल पर अटैक करने की? बिल्कुल सही कहा आपने करना, ये थ्रेट इन बीइंग है। जब आप ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो आप प्रिवेंट करते हैं वॉर को, प्रिवेंट करते हैं रिटेलिएशन को। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर हैं, अमेरिका ने जो डिप्लॉयमेंट रीडिप्लॉयमेंट किया है वो सब प्रिवेंशन के पार्ट ऑफ व्यू है। लेकिन क्योंकि एक थ्रेट इन बीइंग जब होती है तो लोग थोड़ा डरते हैं कोई ऐसा जल्दबाजी में स्टेप लेने से। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि इस डिप्लॉयमेंट की वजह से ईरान 10 बार सोचेगा अटैक करने के लिए इजराइल पे, और दिस विल ओनली हेल्प प्रिवेंट एस्केलेशन। सही बात है सर, एस्केलेट होते हुए तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है उसको लेकर भी बड़े इनपुट हैं। फिलहाल खबर अब वेस्ट बैंक में आईडीएफ के ऑपरेशन को लेकर है, जहां हमास लड़ाकों को तलाश रही है इजरायली सेना और आईडीएफ ने ऑपरेशन के वीडियो भी बाकायदा जारी की है। फिलहाल ये देखिए तस्वीर।
और एक और बड़ी खबर, रॉकेट हमलों के बीच तेल अवीव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। रॉकेट हमलों से दहशत में है तेल अवीव के लोग। कैसे, आप देखिए, धमाकों के बीच फर्श पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं लोग। तो इजराइल में भी कैसी दहशत है हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर। तेल अवीव को लगातार, तेल अवीव जो कि फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर पहचान रखता है, वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। और लोग कैसे दहशत में, जैसे ही रेड अलर्ट सायरन वहां पर बजता है, इसके बाद लोग जमीन पर लेट जाते हैं ताकि किसी भी संभावित हमले से बचाया जा सके। तो अगर इजराइल पर हमला हुआ तो संभावित परिणाम क्या होंगे, यह समझना बहुत जरूरी है। सीधे बिग वॉल का रुख कर रहे हैं। संभावित परिणाम, सवाल बड़ा है। देखिए आप, ईरान पर इजराइल करेगा बहुत बड़ा पलटवार, कभी भी यह पलटवार हो सकता है। इजराइल ईरान में बहुत बड़ा युद्ध इसके बाद मुमकिन है, इसके पूरे आसार हैं सुरभि। हालांकि पूरे मध्य पूर्व में बड़े युद्ध के खतरे को देखते हुए ही अमेरिकी एक्शन को लेकर भी सुमित एक सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि युद्ध में कई देश जिस तरीके से शामिल हो सकते हैं वो संभावित परिणाम के तौर पर समझना बहुत जरूरी है। करुणा, बिल्कुल। इसके अलावा दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संभावना यह भी है कि जो परमाणु ठिकाने हैं वो चाहे इजराइल हो या फिर ईरान, दोनों के टारगेट्स पर। हालांकि अब खamenei के करीबी कमाल खराजी का दावा, एक और बड़ी खबर है, हम कभी भी बना सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। ये दावा बहुत बड़ा है। अब बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बढ़ाने पर जिस तरीके से काम हो रहा है उसको लेकर भी बात कही गई है, और इजराइल ईरान के बीच एटमी युद्ध की आशंका भी बढ़ गई है। ईरान बनाएगा एटम बॉम्ब, इसको लेकर पूरी दुनिया में जिस तरीके से टेंशन है, इस लिहाज से फिलहाल इस खबर को समझिए, जहां SCFR चीफ ने अब एटम बॉम्ब पर यह बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ईरान के पास एटम बॉम्ब बनाने की क्षमता है, हम कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। अब ईरान अपने परमाणु सिद्धांत में भी बदलाव करेगा, और बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज बढ़ाने पर जिस तरीके से काम शुरू हुआ है उसमें यह इंपॉर्टेंट है कि मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाने का टारगेट भी सेट किया गया है। तो मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं, इजराइल की तरफ से मिडिल ईस्ट में जारी एक्शन को लेकर भी बड़ी खबरें हमने आपको बताई, और एक्सपर्ट से चर्चा की कि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए किस तरीके से अमेरिका ने भी बड़े फैसले लिए हैं।